आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़ोदरा। कक्षा 9वीं अध्याय 7 भाग 1 जैव विविधता। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर पाई जाने वाली ये विभिन्नताएं, ये विभिन्न प्रकार के जीव समूह, सभी जीवधारी एक दूसरे से इतने भिन्न भिन्न या अलग अलग क्यों दिखाई देते हैं? जैसे कि हमारे पास में रहने वाले जीवों में कुत्ता भी एक जीव है, जिनमें आप देखते हैं कि कई कुत्तों के पैर लंबे तो कई के पैर बहुत ही अधिक छोटे होते हैं, तो कईयों का रंग काला तो कईयों का रंग गेहुआ या भूरा होता दिखाई देता है। कुछ जीव हमें दूध देते हैं, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, लेकिन कुछ जीवों द्वारा हमें दूध दिया नहीं जान जा सकता। तो कहीं हम ये भी देख सकते हैं कि हमारे और हमारे जो मित्र हैं उनके बीच में भी कई विभिन्नताएं दिखाई देती है। कहीं हमारी हाइट अर्थात हमारी लंबाई में भी असमानता है। हमारा नाक हमारे मित्र से मिले ये कोई ज़रूरी नहीं है। हमारे और हमारे मित्र की हथेली का आकार अलग अलग हो सकता है, अर्थात उसका आकार समान है ये कोई ज़रूरी नहीं है। यदि हम अपनी और अपने मित्र की तुलना एक बंदर से भी करें तो हम निश्चित रूप से ये पाएंगे कि हमें और हमारे मित्रों के बीच ऐसे कई अधिक समानताएं होगी, जो अर्थात हमारे और बंदर की तुलना में हमारे मित्र से हमारे अधिक गुण प्राप्त मिलेंगे, लेकिन बंदर से हमारे गुण मित्र की तुलना में कम मिलते हैं। वहीं इसके विपरीत यदि हम हमारे गुणों की तुलना एक गाय और बंदर से करते हैं तो उस समय हमारे गुण बंदर से ज़्यादा मिलते हैं पर गाय से कम मिलते हैं। हम इसे इस प्रकार कह सकते हैं कि गाय की तुलना में बंदर हमसे अधिक समानताएं प्रदर्शित करता है, अर्थात उसमें ऐसे कई गुण उपस्थित होते हैं जो हमें भी उपस्थित होते हैं, अर्थात हमारे साथ समानताएं प्रदर्शित करते हैं। हम देशी और जर्सी गाय के बारे में भी हमने सुना है। देशी गाय अर्थात वे गाय जो हमारे आसपास पाई जाती है और ये भारतीय मूल की नस्ल गाय होती है। वहीं एक जर्सी गाय को भी आपने देखा होगा, जो अमेरिकन या विदेशी गाय जो भारत में अधिकतम मात्रा में उपस्थित होती है। क्या हमने इनमें कभी देशी गायों के झुंड में से जर्सी गाय को पहचानने का प्रयास किया है? यदि हाँ, तो हमने पहचानने का आधार क्या रखा, अर्थात हमें कैसे पहचान हुई कि ये देशी गाय है या जर्सी गाय है? आज हम लोग ये तय करेंगे कि कौन कौन से विशिष्ट लक्षण या वांछित लक्षण जीवों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इसके बाद ही हम ये भी तय कर सकते हैं कि किन लक्षणों को हम उसके अंदर जोड़ सकते हैं या किन लक्षणों को हमें छोड़ा जा सकता है, अर्थात विभिन्नताओं में उन्हें लेने या गिनने का प्रयास कोई ज़रूरी नहीं है। देशी गाय में हमने देखा होगा जो भारतीय मूल की नस्ल गाय है, ये बॉडी इंडेक्स श्रेणी की गाय कहलाती है जी, अर्थात इनकी पहचान हम इनके लंबे सींगों से कर सकते हैं। अर्थात जो भारतीय नस्ल की गाय हैं उनके सींग लंबे होते हैं और उनकी पीठ पर जो कुबड़ होता है उसका आकार सामान्य जीवों की तुलना में बड़ा होता है। ये विकास प्रकृति की होती है, अर्थात इनका समय के अनुसार प्रकृति में विकास होता रहता है। ये उत्तर भारत में सबसे अधिक नस्लें इसकी पाई जाती है। ये देशी गाय गर्म तापमान में रहने की आदी होती है और आसानी से गर्म तापमान को सहन कर लेती है। वहीं जर्सी गाय की बात करें, ये गाय बॉस टॉरस की श्रेणी से होती है, अर्थात जर्सी गाय की तुलना में इस देशी गाय की तुलना में इनका दूध अधिक होता है। वहीं इनके गायों की लंबी सींग और बड़े कुबर नहीं होते, अर्थात उनकी पीठ पर कुबड़ नहीं होता है। वहीं गायों का निर्यात भारत में सबसे अधिक होता है। ये गाय भारत के अंदर सबसे अधिक भारत का निर्यात अर्थात भारत से बाहर। वहीं जर्सी गाय ठंडी जलवायु में रहने वाली एक गाय है जो शीतोष्ण वातावरण अर्थात ठंडे प्रदेशों में पाई जाती है। अब पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के विभिन्न समूहों के बारे में यदि हम बात करें
तो एक और जहाँ सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने वाले छोटे छोटे बैक्टीरिया, छोटे छोटे माइक्रोमीटर होते हैं, वहीं दूसरी ओर 30 मीटर लंबे नील व्हेल, कैलिफोर्निया के 100 मीटर लंबे रेडवुड के पेड़ भी पाए जाते हैं। और कुछ चीड़ के वृक्ष जहाँ हजारों वर्षों तक जीवित रहते हैं, तो कुछ कीट मच्छरों का जीवन काल कुछ दिनों का ही होता है। अर्थात हम इसका एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार देख सकते हैं कि जहाँ पानी में रहने वाली छोटी छोटी मछलियाँ, जिनका आकार बिल्कुल ही छोटा होता है, नगण्य होता है, वहीं पानी में ही पाई जाने वाली व्हेल मछली वो इतनी बड़ी और विस्तारित होती है कि जिसका स्वयं का वजन 80 हाथियों के बराबर हो सकता है। अर्थात कहाँ एक छोटा सा जीव और कहाँ उससे ही मिलता जुलता एक बहुत ही बड़ा जीव। वहीं कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जिनकी उम्र मात्र कुछ घंटे या कुछ दिनों की होती है, लेकिन कुछ जीव जहाँ 100 से 300 साल तक भी जीवित रह सकते हैं, जैसे कि कछुआ जो पानी में रहने वाला जीव है, उसका जीवन 300 से 400 वर्ष तक का हो सकता है। वहीं कुछ चीड़ के वृक्ष हजारों वर्षों तक भी जीवित रहते हैं। यहीं अर्थात कुछ जीव जहाँ मच्छरों का जीवन काल दिनों का है, कुछ का वर्षों का है, महीनों का है, कईयों का जीव सैकड़ों में, लेकिन कई चीड़ के वृक्ष हजारों वर्षों तक अपना जीवन काल चलाते हैं। अर्थात जैव विविधता हमारे चारों ओर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उपस्थित है। ये जैव विविधता रंगहीन जीवधारियों अर्थात हमारे अंदर रंगों में विभिन्नताएं, पारदर्शी कीटों और विभिन्न रंग वाले पक्षियों और फूलों में भी पाई जाती है। यहाँ तक कि हमारे चारों ओर पाई जाने वाली इस असीमित विभिन्नता को विकसित होने में लाखों वर्षों का समय लगा होगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि लाखों वर्ष इस प्रक्रिया को आगे बढ़ने में लगे होंगे, इस जीवन काल को आगे बढ़ाने में लगे होंगे। इन सभी जीवधारियों को जानने के और समझने के लिए हमारे पास का जीवन बहुत ही छोटा होता है। अर्थात यदि मैं किसी एक छोटे से जीव का अध्ययन भी करने लगता हूँ, तो मुझे कम से कम यदि उसका जीवन काल 10 साल का है, तो मुझे उससे 10 साल उसको अध्ययन करना होगा। और इस प्रकार मैं अपने कम जीवन काल में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं कर सकता। तो इसीलिए हमने उनके बारे में एक विचार बनाया, और एक एक कर विचार नहीं कर सकते, हम उनके बारे में सोच नहीं सकते। तो की जगह हम इन जीवधारियों की कुछ समानताएं करें, अर्थात उनकी समानताओं का अध्ययन करेंगे, जिससे हम उनके विभिन्न वर्गों को याद रख सकें, फिर उन्हें विभिन्न वर्गों व समूहों में अध्ययनरत कर बांट सकें। जीवन के इन विभिन्न रूपों की विभिन्नताओं का अध्ययन करने के अनुरूप हम इन्हें समूह बनाने के क्रम में हमें ये सुनिश्चित होगा कि कौन से विशेष लक्षण हैं जो जीवधारियों में अधिक मौलिक अंतर पैदा करते हैं। इसी पर जीवधारियों के मुख्य विस्तृत समूह का निर्धारण भी होगा, तो इस पर निर्भर भी होंगे। इन समूहों में से छोटे समूह का निर्णय अपेक्षाकृत कम और महत्वपूर्ण लक्षणों के आधार पर ही किया जा सकता है। अर्थात ये छोटे छोटे जीव इनमें सबसे अधिक विभिन्नताएं पाई जाती है, जो विभिन्नताएं भोजन के रूप में, उनके आवास के रूप में या अन्य किसी कारणों से भी हो सकती है। हमारे जीव वैज्ञानिक जीवों के समूह के बारे में वर्गीकरण का सर्वप्रथम प्रयास प्राचीन समय से किया जा रहा है। वहीं यूनानी विचारक अर्थात यूनान देश के एक विचारक अरस्तु ने जीवों का वर्गीकरण उनके स्थल अर्थात उनके रहने के स्थान में जमीन, जल और वायु के आधार पर किया था। ये जीवन को देखने का बहुत ही सरल तरीका था, लेकिन ये एक भ्रामक था, क्योंकि यहाँ पर कई विभिन्नताएं होने के बावजूद वे जीव एक ही प्रकार के और एक ही भाग में पाए गए। समुद्र में रहने वाले जीवों में जैसे प्रवाल, व्हेल मछली, ऑक्टोपस, स्टारफिश और शार्क, ये इनके अंदर कई विभिन्नताएं पाई जाती है। इनकी हड्डियों में, इनके आवास में केवल एक समानता दिखाई देती है। उसके अलावा सभी भागों में विभिन्नताएं होती है। उसके बावजूद भी इन्हें एक ही भाग में रखना और एक ही भाग में रखकर इनका अध्ययन करना, अध्ययन व विचार के लिए इस आधार पर जीवधारियों को समूह में बांटना ठीक नहीं होता। इसलिए हमें
अब ये निर्णय करना है कि इन किस विशिष्ट अभिलक्षणों के आधार पर इन वृद्ध वर्ग का निर्माण किया जा सकता है या इनके अध्ययन को समझा जा सकता है। आज के गृह कार्य में आप कर सकते हैं, हम जीवधारियों का वर्गीकरण क्यों करते हैं। अपने चारों ओर फैले जीव रूपों की विभिन्नताओं के 3 उदाहरण बताने हैं। क्या हम जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या उनके निवास स्थान को मान सकते हैं या हमें उनकी कोशिका संरचना पर ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या जीवों के प्रारंभिक विभाजन के लिए किसी मूल लक्षण का आधार बनाया जा सकता है या जीव जंतुओं के आधार पर या किस आधार पर हम जंतुओं और वनस्पतियों को एक दूसरे से भिन्न भिन्न वर्गों में रख सकते हैं। अपने अपने सुझाव लिखने हैं आपको। धन्यवाद।